आइए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट सौरभ शाही से बात करते हैं, जो इस इलाके को समझते हैं और यहाँ कई बार जा भी चुके हैं। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप उस इलाके से अच्छी तरीके से परिचित भी हैं, वहाँ गए भी हैं और उस इलाके के बारे में लोगों को अक्सर हम लोग को रिपोर्ट बताते रहे हैं। सौरभ, ये अचानक से कैसे शुरू हो गया? ऐसा लगा कि सुबह अचानक से भनक भी नहीं लगी? इजराइल का जो खुफिया तंत्र है काफी मजबूत है और वो भांप नहीं पाए। कैसे शुरू हुआ और क्या पहले से सुगबुगाहट थी इस बारे में? देखें, पहली बात तो ये कि अचानक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप जनवरी से देखें तो लगातार इसराइल जो है वो फिलिस्तीन के जो दो ऑटोनोमस अभी के इलाके यानी गाजा और वेस्ट बैंक, उसमें बार बार हमले करता रहा है। इनफैक्ट ये साल जो है वो आइंदा कुछ सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ब्लडी रहा है कि इसमें इजरायली बार बार घुसते रहे हैं। खासकर जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का जो शहर है जेनिन, उसमें भी बार बार घुसे, वहां पे उन्होंने हमले किए हैं। वहां पे उन्होंने मारे हैं कई सिविलियंस को इसराइल ने, और ये लगातार चलता आ रहा है। तो लोगों में ये था कि कोई ना कोई एक रिटेलिएटरी मूव जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि इतना लगातार जो ब्लडी कैंपेन इसराइल का वेस्ट बैंक में रहा है और गाजा में तो हमेशा से रहता ही है। तो लोगों को पता था कि इसके रिटेलिएशन में हमास और जो तमाम और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेसिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीनी, वो इसका कुछ जवाब देंगे। और वो जवाब जो है वो गाजा से आया, क्योंकि इसराइल का जो सारा ध्यान है पिछले करीब 8-10 महीनों से वो वेस्ट बैंक पे है, क्योंकि वेस्ट बैंक ऐसा इलाका है जो इसराइल के बिल्कुल चंगुल में है। और उनको ये वहाँ की सिक्योरिटी जो है वो कम्प्लीटली वो कंट्रोल करते हैं, और उन्हें ये लगता था कि यहाँ अगर कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कोई रेसिस्टेंस फोर्स जो है वो आ गई तो उससे बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए उन्होंने सारा फोकस उधर दे रखा था। और उनके आप कह सकते हैं कि मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर जो है हुआ, और उसके पीछे यानी वेस्ट बैंक को रेड हेडिंग बना के और अटैक जो है वो गाजा की तरफ से हुआ। सौरभ, ये बताइए, अब चूंकि इजराइल की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार किया गया है, ताजा जो जानकारी आ रही है अल जजीरा के माध्यम से या बीबीसी के माध्यम से, जो हमें पता चल पा रहा है वो यही चल पा रहा है कि अब तक 300 से ज्यादा फिलिस्तीन के नागरिक, जिसमें हमास के लड़ाके भी शामिल हैं, उनकी मौत हुई है और 700 से ज्यादा घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अंत में ऐसा लगता है कि इजराइल भारी पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि भैया अब हमारे लिए युद्ध है, ये करो या मरो वाली स्थिति हमारे लिए, और हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यहां तक हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वो भी सैनिकों के बीच पहुंच गए हैं। देखें, ये फिलिस्तीनियों का मरना, वो जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो न्यूज बनता है। फिलिस्तीनी साल भर मरते रहते हैं, साल भर उनको इसराइल मारता रहता है। जब फिलिस्तीनी रिटेलिएशन करते हैं तो ये न्यूज में आता है। आप अगर फिलिस्तीनी माइंडसेट को देखें तो उनका माइंडसेट अभी फिलहाल ये है कि वर्ल्ड ने उनके साथ जो है वो बहुत बड़ा धोखा किया है, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस, जो एक पीस प्रोसेस 1992 ओस्लो अकॉर्ड से फिलिस्तीनियों ने इसराइल के साथ किया था, उसके किसी भी चीज को इसराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन चूंकि इसराइल की लॉबी जो है वेस्टर्न कैपिटल्स में बहुत स्ट्रांग है, और चूंकि इंटरनेशनल लॉ और उसकी रजीम को ये जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो चलाते हैं, स्पेशली अमेरिका, यूके और फ्रांस और इस तरह की जो और कंट्रीज हैं, तो फिलिस्तीनियों को लगता है कि डिप्लोमेटिक वे से, शांतिपूर्ण तरीके से उनको कभी भी उनका देश जो है वो आजाद होकर नहीं मिलेगा। और इसराइल ने बार बार ये दिखाया भी है 1992 से कि वो जितने भी चीजों पे उसने दस्तखत किए हैं उससे मुकर गया है। तो लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें तो फिलिस्तीनियों के पास देयर इज नथिंग टू लूज। तो उनको ये लगता है कि ये जो ऑपरेशन है वो उनको एक टेक्टिकल एज देगा। मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स इससे कोई टेक्टिकल विक्ट्री नहीं होने वाली हमास को और फिलिस्तीन को, क्योंकि जाहिर है कि इसराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है और उसको दुनिया भर के जो देश हैं, खासकर अमेरिका, उसको आर्म करता रहता है, और फिलिस्तीनियों के पास बहुत ही मामूली किस्म के हथियार हैं। लेकिन नहीं, ईरान तो आज तक सपोर्ट कर रहा है अब उनको। ईरान की तरफ से पूरा सपोर्ट है फिलिस्तीनियों को। हाँ, ईरान की तरफ से, ईरान एक लौता कंट्री है जो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन आप देखें, गाजा जिसको आप कहते हैं वो ओपन एयर प्रिजन है, यानी वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहां हथियार भेजना या मिसाइल भेजना इतना आसान नहीं है। वो सैकड़ों में पहुंचती है, और इसराइल के पास हजारों में मिसाइल जो है वो अमेरिका और उनको सप्लाई करता है। इसके अलावा, और अगर आप मिलिट्री पैरिटी भी देख लें तो फिलिस्तीनियों को लगता है कि ये जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी जो ये इसराइल ने बना रखी थी कि हमें तो कोई हमें कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, उस
ऑरा को आज उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पे कोई टैक्टिकल विक्ट्री नहीं होने वाली है, हम सबको पता है कि अगले 10 दिनों में सौरभ इसराइल जो है। जी जी, आखिरी सवाल आपसे, आप आउटकम क्या देखते हैं, इस युद्ध का आउटकम क्या देखते हैं, और आप क्या देखते हैं कि कितने लंबे वक्त तक ये चल सकता है संघर्ष? देखें, चलने को अगर सीज फायर नहीं हुई तो ये 3 हफ्ते भी चल सकता है, तकरीबन 4 हफ्ते भी चल सकता है, जब दोनों के पास जो असले हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें अगर आप देखें, अगर कोई इस तरह की मुज़ाकरात होती है या कोई इंटरनेशनल इसमें वो इंटरफ्रेंस होता है तो इसको जल्दी भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो फिलिस्तीनियों का आउटकम जो आउटकम मैं आउटकम ये क्या देखता हूँ देखते हैं? कि आउटकम ये है कि जो एक और ऑफ इनविंसिबिलिटी था इसराइल का, कि हमें कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है और वो ऑरा उनको बनाने में जिंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपने कम वक्त में काफी कुछ समझाया हमारे दर्शकों को। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।